हेलो क्लास। क्लास हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वायरल वेजिनाइटिस के कुछ केसेस को, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो अपना डिज़ीज़ पढ़ा था वो एचपीवी वायरस था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जिसके साइन एंड सिम्टम, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलमोस्ट। अभी इसकी लैब डी बची हुई थी, तो लैब डायग्नोसिस हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर हमको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की लैबोरेटरी डायग्नोसिस करनी होगी तो हम पैपिस्मीयर देख सकते हैं। पैपिस्मीयर की हेल्प से, जो कि वजाइनल स्वाबिंग करके वजाइनल सैंपल कलेक्ट करने के बाद में पैपिकुलाउ स्टेन करके ये स्मीयर बनाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसमें क्वाइलोसाइट्स दिख रही हैं, क्वाइलोसाइट्स एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल अपने शेप एंड साइज़ को चेंज करके क्वाइलोसाइट्स बनाती हैं। तो वो अगर दिख रही हैं तो वो इसका हॉलमार्क साइन होता है, यानी कि वो प्रेजेंट है। ठीक है। अगर ये हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। और ये सेल्स कैसी दिखेंगी? इनलार्ज होंगी, नॉर्मल सेल से ज़्यादा बड़ी होंगी, इर्रेगुलर होंगी, न्यूक्लियस इसका जो इर्रेगुलर होगा, और ये इसका जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो हैलो होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का मतलब है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, यानी कितना अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको देखते हैं। इसके पैप स्मीयर के अलावा हम डायरेक्ट डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम पीसीआर वगैरह करते हैं, तो उससे भी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या एचपीवी वायरस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है, एचपीवी वायरस प्रेजेंट है, तो हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है। कोल्पोस्कोपी होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें लीजन्स का पता लगाते हैं वजाइना के अंदर, कि कहीं कोई घाव तो प्रेजेंट नहीं है, या मस्से टाइप के या छाले टाइप के जो पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं, उस तरीके का कोई सिम्टम तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि एचपीवी में छोटे छोटे कॉलीफ्लावर शेप के मस्से देखने को मिलते हैं, तो उसको हम नॉर्मली भी देख सकते हैं। और अगर इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो इसके अलावा इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है डिस्प्लेजिया या कैंसर का बायोप्सी। तो बायोप्सी जिस एरिया में वो मस्सा या वो प्लास्ट्यूल्स प्रेजेंट होगा, उस एरिया से हम लोग क्या कर लेंगे कि छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसकी बायोप्सी करके देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि कहीं कोई कैंसरस सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 स्ट्रेन बताई थी एचपीवी की कुछ स्ट्रेन्स नॉर्मल इन्फेक्शन कराती हैं, और जो कुछ स्ट्रेन्स होती हैं वो कैंसर कॉज कराती हैं। तो इसका कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम लेज़र थेरेपी, क्रायोथेरेपी या सर्जिकली रिमूवल करवाना, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं वो धीरे धीरे रिमूवल करती हैं, जैसे कोई मॉड क्रीम जो होती है वो उसको अप्लाई करने पे एक लेयर हटाएगी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे हटाती हैं। ठीक है, उन लेयर्स को, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं।
कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं अप्लाई करने के लिए, ऑइंटमेंट टाइप की क्रीम्स रहती हैं जो कि उन मस्सों का रिमूवल कराने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो इसका बेसिकली मेडिसिन से तो इसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, बस हम ऑइंटमेंट्स का यूज़ करके रिमूवल करा सकते हैं, सर्जरी का यूज़ करके इसका रिमूवल करा सकते हैं, एंड लेज़र थेरेपी वगैरह यूज़ करके भी इसका रिमूवल करा सकते हैं। बात करें हाउ टू प्रिवेंट द HPV इन्फेक्शन, अगर HPV का इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंशन कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आती है ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। ये वैक्सीन का यूज़ करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिस, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना, रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ये सभी चीज़ों का यूज़ करके हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं HPV के इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये वजाइनल इन्फेक्शन का एक काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर है जो कि कॉज करता है इन्फेक्शन, वायरल फैक्टर HPV, क्योंकि जो बैक्टीरियल है उसको एंटीबायोटिक के हेल्प से कंट्रोल हम कर सकते हैं, या जो भी मैंने आपको पैरासिटिक बताया, पैरासिटिक पे भी मैंने आपको कई सारे ड्रग्स बताए, मेट्रोनिडाज़ोल बताया, तो हम उसको बेसिकली थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, HPV लाइक इन्फेक्शन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इंट्रो, कैसे कॉज कर रहा है, क्या साइन एंड सिम्टम है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो वायरस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वायरल वेजिनाइटिस पढ़ रहे हैं, तो अगला जो वायरल इन्फेक्शन है वो है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, या इसी को बोलते हैं HSV, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। तो HSV के भी 2 टाइप्स हैं, जैसे आपके ह्यूमन पैपिलोमा के मल्टीपल टाइप्स थे, कुछ ओनली इन्फेक्शन करते थे, कुछ कैंसर कॉज करते थे। तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस के मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे कि HSV1, HSV2। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है, वो HSV2 है, बट समटाइम्स HSV1 भी इन्फेक्शन कॉज कराता है। कैसे ये इन्फेक्शन कॉज कराता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो प्राइमरली जो इन्फेक्शन कॉज होता है, सबसे पहले इन्फेक्शन अकर होगा, वायरस स्किन में, म्यूकोसा में एंटर करेगा, पेनफुल वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो HSV है वो पेनफुल वेसिकल्स का फॉर्मेशन कराएगा, और जो HPV है वो पेनलेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि पेनफुल वेसिकल्स का फॉर्मेशन कराएगा, तो वो एक एक्टिव स्टेज समझी जाएगी, यानी कि वायरस अपने एक्टिव स्टेट में है, इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है, और वायरस जो है वो सैक्रल गैंग्लिया तक अगर पहुंच गया है तो वो लेटेंसी भी दिखाता है, यानी लेटेंट स्टेज में भी पड़ा रहता है। इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा उस टाइम पर, बट वो प्रेजेंट तो रहेगा एटलीस्ट। और वो रिएक्टिव कब होगा, रीएक्टिवेशन इसका होगा स्ट्रेस, फीवर, प्रेगनेंसी में और इम्यूनोसप्रेशन में। यानी इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन हो, प्रेगनेंसी हो, फीवर हो, इन सभी कंडीशन में जो HSV है वो बार बार अपना जो है इन्फेक्शन शो करने के लिए कैपेबल होता है। ओके,
बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं पेनफुल ग्रुप्ड वेसिकल्स होंगे, अल्सर्स होंगे, फीवर, डायसूरिया, लिंगुअल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट और बर्निंग सेंसेशन। यूरिनेशन के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है फीमेल्स को। तो जब भी HSV की इन्फेक्टेड फीमेल आपके पास आएगी तो वो इस तरीके की जो है शिकायतें आपको बताएगी, तो आपको समझना है कि ये HSV का इन्फेक्शन हो सकता है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें या इसको कैसे आप पता करेंगे कि ये किस है या नहीं, तो उसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो इसका मेन सबसे अच्छा टेस्ट है जिसकी हेल्प से पता कर सकते हैं वो है PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शंस, ठीक है, जो कि इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके अंदर हम जैंक स्मीयर भी बना सकते हैं, जैसे उसमें पैप स्मीयर हेल्प करता था, जैंक स्मीयर इसमें हेल्प करेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स को देखने के लिए। क्योंकि देखिए जब भी किसी इन्फेक्शन की लेटेंट स्टेज होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, TB क्या करता है, लेटेंट स्टेज शो करता है। तो जब भी ऐसा होगा कि वो लेटेंसी शो करेगा तो हमेशा उसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ये दिख रहे हैं जायंट सेल तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस प्रेजेंट है। बात करते हैं वायरल कल्चर की, तो वायरल कल्चर हम करके देख सकते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबायोटिक टेस्ट भी कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम पहले तो एंटीबॉडी डालेंगे, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, फिर देखेंगे कि अगर एंटीजन होगा उसके सीरम में तो वो एंटीबॉडी अटैच करके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं वायरल एंटीवायरल ड्रग से। अब वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन तक सीमित नहीं रह रहा था, वो कैंसर कॉज करा दे रहा था। इसलिए उसके इलाज के लिए हमें सर्जरी की नीड पड़ रही थी, हमको सर्जरी परफॉर्म करना पड़ता था। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर या फेमिकी साइक्लोवीर का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेडिकेशन से HSV को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे TB है, TB क्या दिखाता है, लेटेंसी दिखाता है। तो TB का परमानेंट इलाज पॉसिबल नहीं है। TB को हम क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब भी उसकी इम्यूनिटी वीक होगी या जब भी कोई उसको प्रॉब्लम होगी, कमज़ोरी आएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो दोबारा से वो इन्फेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, परमानेंट क्योर नहीं है। अगर लेटेंट स्टेज में पहुँच चुका है सिम्प्लेक्स वायरस तो उसको कम्प्लीटली नहीं ट्रीट कर सकते। जब भी उस पेशेंट की, उस फीमेल की इम्यूनिटी लो होगी या एज बढ़ेगी या कुछ भी ऐसा जब होगा तो उस टाइम पर तुरंत वो अपना साइन एंड सिम्टम शो करेगा। ठीक है, तो ये था वायरल वेजिनाइटिस। अभी तक हम लोगों ने फंगल वेजिनाइटिस, वायरल वेजिनाइटिस, पैरासिटिक वेजिनाइटिस एंड बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एट्रोफिक वेजिनाइटिस के बारे में। एट्रोफिक वेजिनाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन है ड्यू टू ईस्ट्रोजन डिफिशियंसी। मैंने जब स्टार्ट किया था वेजिनाइटिस को पढ़ाना तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था
कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी इन्फ्लामेशन कॉज होगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन जब भी कम पड़ता है, अब इसका मेन तो रीज़न यही है कि मीनोपॉज़ के टाइम पर ऐसा होगा, सर्जिकली अगर रिमूव कर रहे हैं तो ऐसा होगा, लेकिन वैसे भी हो सकता है, वैसे भी जो फीमेल्स ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट हैं उनमें वजाइना में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इसके कॉजेज़ में मेनली तो आपका आता है मीनोपॉज़। आफ्टर 45-50 ईयर्स जब फीमेल्स एजिड हो जाती हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज उतने अमाउंट में सिक्रीट करना बंद कर देंगी। तो उस टाइम पर भी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन क्या हो जाएगा कि नॉर्मली इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन बार बार देखने को वजाइना में मिलता है। नेक्स्ट है इसका जो कॉज है वो है सर्जिकल रिमूवल। कभी कभी ओवरीज़ का कैंसर होने पर या ओवरीज़ में ट्यूमर हो जाने से क्या होता है कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं रिमूवल ऑफ ओवरीज़। तो ऐसे में ओवरीज़ को रिमूव करने के बाद भी ईस्ट्रोजन की कमी बॉडी में होगी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन इज़ अ एंटागोनिस्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो वो ईस्ट्रोजन को क्या करता है? इनएक्टिव करता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है एक्सेसिव इन्फ्लामेशन वजाइना में देखने को मिल सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? लो ईस्ट्रोजन यानी ईस्ट्रोजन कम हुआ तो ग्लाइकोजन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ग्लाइकोजन कम हो गई अगर तो लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाने की वजह से वो मरना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से वजाइना का जो एसिडिक पीएच बना करके रखा था उसने वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एसिडिक पीएच एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही पीएच कंट्रोल, क्योंकि पीएच क्या काम करता था? लोएस्ट ऑफ पीएच ऑफ वजाइना प्रिवेंट्स द माइक्रोब्स। तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे? ग्रो करना चालू कर देंगे, जिनसे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलेगी। बर्निंग सेंसेशन इसके साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलेंगे। इचिंग है, डिस्प्रेनिया है, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, और स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग देखने को मिलना, बर्निंग सेंसेशन होना। अब इन्फ्लामेशन की आप समझ लीजिए जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। क्या डायग्नोसिस आप इसमें रिकमेंड करोगे? क्या इसकी डायग्नोसिस है? तो इसको डायग्नोस करने के लिए आप वजाइनल पीएच डायरेक्टली आप देख सकते हो, वजाइना का पीएच कितना है। ठीक है, और इसके अलावा पैरावेसल सेल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं जब भी ड्राइनेस होती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और बैक्टीरियल सेल्स जब आप उसका कल्चर वगैरह करेंगे तो बैक्टीरियल सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ग्रो करके आ सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम सारी जो है तरीके हैं देखने के, जिनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं। इसका एक डायग्नोस करने का तरीका ये भी है कि नॉर्मली आप लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन या एफएसएच का लेवल आप देख करके पता कर सकते हैं। एफएसएच एलएच
का लेवल जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन है सिक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम अवेलेबल होती है, तो वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम को आप रेकमेंड कर सकते हो। लुब्रिकेंट्स रेकमेंड कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र, ऐसे मॉइस्चराइज़र्स को रेकमेंड करना है जिनका पीएच अकॉर्डिंग टू वजाइनल पीएच सिमिलर हो और वो कोई भी एक्सेसिव ग्रोथ को कॉज ना करें, तो ये आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एट्रोफिक वेजिनाइटिस है, यानी कि ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से वजाइना में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलर्जिक एंड इरिटेंट्स वेजिनाइटिस। एलर्जिक एंड इरिटेंट्स वेजिनाइटिस क्या है? एलर्जी की वजह से या इरिटेंट एजेंट्स की वजह से वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इसका कॉज क्या है? इसमें कुछ भी कॉज हो सकता है, यानी कुछ भी वो फीमेल अगर अप्लाई कर ले रही है गलती से या जानबूझकर या जैसे भी, तो उसकी वजह से कॉज होता है। तो इसमें क्या क्या आता है? परफ्यूम्ड सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, या कोई ऐसा सैनिटरी पैड्स उसने यूज़ कर लिया जिसके अगेंस्ट एलर्जी हो सकती है, या बहुत से ऐसे रीज़न है, कॉन्डोम्स का यूज़ कर लेना, क्लोथिंग नहीं, साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा है कोई भी है, तो बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं वो लिमिटेड नहीं हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कॉजेज़ जो कि इरिटेशन कॉज करा सकते हैं वजाइना में। तो इसके साइन एंड सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? बर्निंग, इचिंग, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है। ये नॉर्मली कॉज हो सकता है फैक्टर्स की वजह से, यानी यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे? जिस वजह से हो रहा है, जिस कॉज से हो रहा है, उस कॉज का रिमूवल कराना सबसे बेटर तरीका है। जिस कॉज की वजह से वो हो रहा है, उस कॉज का रिमूवल जब आप कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। या फिर एंटीहिस्टामिन्स आप दे सकते हैं। हिस्टामाइंस क्या होते हैं? इरिटेशन कॉज कराते हैं। जो हमारे बेसोफिल्स, बेसिकली टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं बेसोफिल्स, वो हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? रेकमेंड कर सकते हैं एंटीहिस्टामिन्स, जिनके हेल्प से भी आपको क्या ट्रीट अलग से नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई माइक्रोब नहीं है जिसके लिए आप एंटीबायोटिक दें, कोई वायरल नहीं है जिनकी वजह से, या पैरासाइट नहीं है जो आप एंटी पैरासिटिक एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। ठीक है। तो इरिटेशन हो रहा है, तो इरिटेशन के लिए एलर्जी को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, जो कि आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसको इरिटेंट का कॉज रिमूव कर सकते हैं, तो जिससे कि वो जो फीमेल है उसको आराम मिल सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं इसको ठीक करने के। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS कोई कोर्स किया है या कर रहे हैं और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है CCH। ओके। और ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फ़ीस
25,000 है। तो आप इन कोर्सेज़ को करने के बाद में CCH कोर्स कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप लीगली एलिजिबल हो सकते हैं प्राइमरी स्टेज पर एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जान लिया है कुछ वायरल वेजिनाइटिस के बारे में, या कुछ ऐसे ही प्रोस्थेटिक टाइप के वेजिनाइटिस जो कि ईस्ट्रोजन की कमी से कॉज हो रहा है। कुछ आपने इरिटेंट्स की वजह से होने वाली वेजिनाइटिस के बारे में जाना है। और भी देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वेजिनाइटिस प्रेजेंट लाइक फॉरेन बॉडी वेजिनाइटिस एंड अदर। तो वजाइनल इन्फेक्शंस के जो अदर टाइप्स हैं, अदर कॉजेज़ हैं, इनके बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे के लेक्चर्स के लिए वीडियोस को देखते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।